हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ रिसर्च प्रॉब्लम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी। सो रिसर्च प्रॉब्लम एग्जैक्टली होता क्या है, ये हम क्यों करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, सो उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा 3 to 4 MCQs रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में ईच एंड एवरी ईयर RTMNU नागपुर पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी को एंड तक देखना है ताकि आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है RTMNU पेट 2023 एग्जाम ये 6 एंड 7 अक्टूबर को है। दैट्स वाई आप सभी के पास अब बहुत कम टाइम बचा है एंड इन दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप RTMNU पेट एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके विथ गुड मार्क्स। ओके, सो आप सभी के प्रिपरेशन के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेट एग्जाम को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। RTMNU पेट एग्जाम में आपको 50% जो MCQs है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आपको कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं एंड आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आप पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। सो टू क्वालिफाई दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस क्रैश कोर्स जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज आपको मिलेंगे। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं जिनको सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन देख सकते हैं कि कहाँ तक हुआ है बिफोर योर एग्जाम। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं। आपको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ पेट एग्जाम। और यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं इन सारे टॉपिक्स को हमने क्रैश कोर्स में कवर किया है बिकॉज इनके ऊपर आपको पेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी हेल्प आपको मिलती है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप क्रैश कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। पिछले साल जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स को रेफर किया था उन सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू यही है कि उनको आउट ऑफ 50 MCQs इन पेट एग्जाम उनको मोर देन 40 MCQs हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू ही मिले थे। ओके, सो दिस इज रियली गुड फॉर यू एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो आप आज ही क्रैश कोर्स के लिए इंक्वायरी कीजिए एंड क्रैश कोर्स को परचेस कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर पेट एग्जाम एंड क्वालिफाई द पेट एग्जाम। इज बेगिन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज नाउ रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है? अ क्वेश्चन दैट द रिसर्चर वांट्स टू आंसर। ये एक क्वेश्चन है जिसके लिए रिसर्चर को आंसर चाहिए। अ स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस द इशू दैट द रिसर्चर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट। रिसर्च प्रॉब्लम ये एक स्टेटमेंट है जिसमें रिसर्चर इशू क्रिएट करता है और ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है और जिसमें एक बेसिक इशू होता है जिस इशू को रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। अ हाइपोथेसिस दैट द रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट। रिसर्च प्रॉब्लम ये एक हाइपोथेसिस होता है जिसको रिसर्चर टेस्ट करना चाहता है। ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि मैंने इस सेशन को जब शुरुआत की थी तब बताया था कि रिसर्च प्रॉब्लम ये एक रिसर्च क्वेश्चन होता है जिसके लिए रिसर्चर सल्यूशन चाहता है। सो रिसर्च क्वेश्चन को हम रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं ताकि इस रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू हम रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्निक्स। ओके, दैट्स वाई रिसर्च प्रॉब्लम ये एक क्वेश्चन है जिसके लिए रिसर्चर आंसर चाहता है। रिसर्च प्रॉब्लम ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें काफ़ी स्पेसिफिक क्लैरिटी होती है अबाउट द करंट इशू जिसके लिए रिसर्चर सल्यूशन चाहता है। दैट्स वाई ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें इशू होता है जिस इशू को रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। सो दिस इज अगेन अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम
को हम हाइपोथेसिस में बाद में कन्वर्ट करते हैं. हाइपोथेसिस इज नथिंग बट अ प्रेडिक्शन ऑफ द रिसर्च आउटकम्स. ओके, सो हाइपोथेसिस में रिसर्च प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं बिकॉज हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड दैट्स वाई ये बहुत इसेंशियल होता है. दैट्स वाई रिसर्च प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ हाइपोथेसिस. ओके, जिस हाइपोथेसिस को रिसर्चर टेस्ट करना चाहता है. So this is again a research problem. That's why here your correct answer should be what? 4, that is all of the above. Because ये सारे के सारे जो options है, these are nothing but research problem. Okay? Which of the following is not a characteristic of a good research problem? Now इनमें से कौन सा good research problem का characteristic नहीं है? It is a clear and well defined. ये काफ़ी clear and वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसका जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए. इट इज़ टू ब्रॉड और टू नैरो इन स्कोप. ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड या फिर बहुत ज़्यादा कम स्कोप में होना चाहिए, मतलब इसका स्कोप इधर बहुत ज़्यादा होना चाहिए या फिर इधर बहुत कम होना चाहिए. इट इज़ रिसर्चेबल. रिसर्च प्रॉब्लम ये रिसर्च करने के लायक होना चाहिए. इट इज़ रिलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट. ये रिलेवेंट का मतलब है कि ये सोसाइटी में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसके साथ रिलेवेंट होना चाहिए एंड एज वेल सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी कि महत्वपूर्ण. ओके, सो स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रॉब्लम के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट जब हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को गुड बोलते हैं देन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि उसमें काफ़ी सारी क्लैरिटी होनी चाहिए. क्लैरिटी का मतलब होता है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए विच शुड बी एग्जैक्टली स्पेसिफिक विद द रिसर्च क्वेश्चन, जिसके बारे में हमें सोल्यूशन चाहिए. एंड दैट्स वाई रिसर्च प्रॉब्लम ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. देन रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा रिसर्चेबल होना चाहिए, मतलब ये रिसर्च करने के लायक होना चाहिए. सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम. ये रिलेवेंट होना चाहिए सोसाइटी में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसके साथ, ताकि हम सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर सके. एज वेल ये महत्वपूर्ण होना चाहिए. ओके, दैट्स वाई यहाँ पे जो गुड रिसर्च प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो ये है ऑप्शन 2. इट इज़ टू ब्रॉड और टू नैरो इन स्कोप. देखो, रिसर्च प्रॉब्लम ये बहुत ही ज़्यादा स्कोप में ब्रॉड या फिर बहुत ही कम स्कोप में नहीं होना चाहिए. ओके, इट शुड बी बेसिकली स्पेसिफिक इनफ कि हम उसे मैनेज कर सके. ओके, एंड ये उतना ब्रॉड भी होना चाहिए कि जो सिग्निफिकेंट हो. ओके, मतलब वो उतना महत्वपूर्ण भी होना चाहिए एंड एज वेल वो उतना स्पेसिफिक भी होना चाहिए कि जिसे हम मैनेज कर सके. ओके, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए. ओके, सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम. ओके, आपको RTMNU पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है. पेपर 2 यानी कि वो कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट पेपर. ओके, इसकी मदद से आप पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं एंड आप आसानी से पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं विथ वेरी गुड मार्क्स. इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs का PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से पेपर 2 में आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एंड उसमें आप काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं. यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए. ओके, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को ना कि सिर्फ पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा, बट ये आपको इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको पेपर 2 के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं. द फर्स्ट स्टेप इन डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. नाउ रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है? कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जितने भी सारे प्रीवियस लिटरेचर्स होते हैं
उन सारे प्रीवियस लिटरेचर्स को रिव्यू करना, देखना कि हम जिस करंट टॉपिक के बारे में स्टडी करना चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे रिसर्चर और ऑथर ने पहले क्या रिसर्च किया था। सो उनके जितने भी सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, वो हम लिटरेचर रिव्यू में रिव्यू करते हैं। आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्रॉड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आइडेंटिफाई करें, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर हमें बेसिकली इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो जो ब्रॉड टॉपिक होता है उसको आइडेंटिफाई करना, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना या फिर डेटा को कलेक्ट करना। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, यानी कि जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हैं, देन उसमें जो पहली स्टेप होती है वो यही होती है कि जिस टॉपिक के ऊपर हमें स्टडी करना है या फिर जिस टॉपिक के ऊपर हमें इंटरेस्ट है उस टॉपिक को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, विच इज़ योर first step. So that's why here your correct answer should be what? 2, that is identifying a broad topic of interest. Okay, a research problem can be derived from. So हम research problem को कहाँ से derive कर सकते हैं, यानी कि exactly आपको यहाँ पे ये पूछा है कि research problem के बारे में जो जानकारी होती है वो आपको किस प्रकार के sources से मिलती है। Personal experience and observation, then existing theories or literature, then practical issues or problems, all of the above. So students, research problem is nothing but what? A research question, जिसके बारे में हमें solution चाहिए होता है। So research question आपको कहीं से भी मिल सकता है ना, जैसे कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ से, मतलब जो आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में हमें सोल्यूशन ढूंढना बहुत इसेंशियल है, सो आप उस पर रिसर्च करने लगते हो। सो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो आप डेली लाइफ में करते हो वो, या फिर जो एग्जिस्टिंग थियरीज होते हैं, लिटरेचर होते हैं, वो देख के भी आपको कुछ टॉपिक्स नज़र आते हैं, ओके, जिसमें आपको रिसर्च करना सही लगता है वो, या फिर जो प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ओके, इन लेबोरेटरी, देन उसमें जितने भी सारे प्रैक्टिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। सो फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सोर्सेज आप रिसर्च प्रॉब्लम को बना सकते हो। सो दीज आर नथिंग बट द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। Okay, that's why here your correct answer should be what? 4, that is all of the above. Which of the following is not a source of research problems? Now इनमें से कौन सा research problem का source नहीं है? Personal biases और opinions. Personal biases यानी कि हमारा खुद का bias या फिर हमारा खुद का opinion. प्रीवियस रिसर्च स्टडीज, पहले के रिसर्च स्टडीज, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस लिटरेचर्स, राइट। सोशल इश्यूज और प्रॉब्लम्स, सोसाइटी में जितने भी सारे इश्यूज अब चल रहे हैं, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है वो, या फिर थियरीज और कॉन्सेप्ट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड। कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई थियरीज है, कॉन्सेप्ट्स है वो, ओके। सो स्टूडेंट्स, पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था अबाउट सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि थे कि हमारा डेली एक्सपीरियंस क्या होता है, हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। प्रीवियस रिसर्च स्टडीज से भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। एज वेल सोसाइटी में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो थियरीज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन अ स्पेसिफिक फील्ड, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, वो ये है, पर्सनल बायसेस और ओपिनियंस, ओके। Because research problem should be always based upon objective evidence and observation. जो objective evidence होता है एंड जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है उसी के आधार पर रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा एविडेंस जो हमने बायस फ्री करके बनाया है और जो हमें बायस फ्री मिला है। बायस फ्री का मतलब आप जानते हो, यानी कि फेयरली मिला है आपको। आपने यहाँ पे कोई भी पक्षता नहीं की है, निपक्षता से आपको एविडेंस मिला है, निपक्षता से आपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं। सो उससे जो आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिलता है विच इज योर correct research problem and which is your ethical research problem. Okay, that's why here your correct answer should be what? 1, that is personal biases and opinions, जो कि research problems के source नहीं है। रिसर्च प्रोसेस begins with, नाउ रिसर्च प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिज़ाइन,
कलेक्शन ऑफ डेटा, रिपोर्ट राइटिंग। ना ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि रिसर्च प्रॉब्लम की शुरुआत और रिसर्च बेसिकली प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है। रिसर्च प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे ही आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिलता है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को आप साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करने को शुरुआत करते हो, राइट। सो रिसर्च प्रोसेस को बेगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम की ज़रूरत है। सो उसके लिए सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो विच इज़ योर करेक्ट आंसर? दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. If the researcher is not familiar with research problem, then which study is conducted to acquire knowledge of the subject? अगर रिसर्चर रिसर्च प्रॉब्लम के साथ फैमिलियर नहीं है, मतलब अगर उसे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं है, देन उसके लिए अगर उसे उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अक्वायर करना है, देन उसके लिए वो इनमें से कौन से स्टडी को करेगा? वेदर रिसर्चर प्री टेस्टिंग करेगा, या फिर पायलट स्टडी करेगा, या फिर डिटेल्ड स्टडी करेगा, या फिर एनालिटिकल स्टडी करेगा। सो इन दिस सिचुएशन रिसर्चर पायलट स्टडी करेगा। पायलट स्टडी का मतलब होता है कि ये एक ऐसा स्टडी होता है जो हम बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर करते हैं, बिकॉज हम जान सके कि ये एग्जैक्टली रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। सो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम पायलट स्टडी करते। अगर आपको पायलट स्टडी से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, देन आप आगे का पूरा जो प्रॉपर आपका रिसर्च होता है वो आप करते हो। ओके, दैट्स व्हाई इन दिस सिचुएशन आप पायलट स्टडी करोगे। प्री टेस्टिंग करते हैं जब हमें स्केड्यूल्स और क्वेश्चनएयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब भी हमें स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनएयर्स को टेस्ट करना पड़ता है बिफोर यूजिंग देम इन द स्टडी, देन प्री टेस्टिंग किया जाता है। डिटेल स्टडी यानी कि वो जो प्रॉपर रिसर्च स्टडी होता है, वो जिसमें हम सब कुछ करते हैं, ओके, इन डिटेल हम स्टडी करते हैं वो। एनालिटिकल स्टडी इज द टाइप ऑफ रिसर्च मेथड जिसमें बेसिकली जो डेटा होता है उसको एनालाइज करने के बाद हम उस पर स्टडी करते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नाउ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है? अ गुड रिसर्च डिजाइन इज सच विच गिव्स मिनिमम एक्सपेरिमेंटल एरर। सो एक सही रिसर्च डिजाइन ऐसा होता है जो हमें कम से कम एक्सपेरिमेंटल एरर्स देता है। If data is insufficient, then the research problem will exist. अगर data insufficient है, then research problem आता है। Technological changes are a constant research problem for research. जब भी कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, देन वो हमारे लिए एक कांस्टेंट रिसर्च प्रॉब्लम की तरह काम करते हैं, ओके। और ये हमें रिसर्च के लिए कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स को सर्च करने के लिए काम करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही है। सो इसके पीछे के रीजन हम देखते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? ये होता है रिसर्च फ्रेमवर्क। सो बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन में हम एक प्रकार का डिज़ाइन बनाते हैं पूरे रिसर्च प्रोसेस का, कि हम कौन से डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स को यूज़ करेंगे, ओके। सो दैट्स व्हाई रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो सही होना चाहिए, कि बेसिकली वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमें कम से कम एक्सपेरिमेंटल एरर दे सके, बिकॉज जिसकी मदद से हम बहुत ही एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स दे सकते हैं, ओके। एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स दे सकते हैं जिसकी मदद से, ओके। अगर डेटा इनसफिशिएंट है, देन ऑब्वियसली उसकी वजह से रिसर्च प्रॉब्लम तो रहेगी ही, बिकॉज डेटा इनसफिशिएंट है, ओके। दैट्स व्हाई रिसर्च प्रॉब्लम तो रहेगा, बिकॉज देयर वोंट बी इनफ इंफॉर्मेशन कि हम एडेक्वेटली इशू को एड्रेस कर सके, बिकॉज उसकी वजह से हमारे सामने उतनी एडेक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी कि हम इशू को अच्छे से सॉल्व कर सके, राइट। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे देखो न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स उनमें होते रहते हैं। सो उनकी वजह से क्या होता है कि वो नए रिसर्च क्वेश्चंस एंड नए रिसर्च चैलेंजेस को क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से रिसर्च के लिए हम कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं,
ओके, सो ये भी सही है. सो योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी व्हाट? 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. विच इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड रिसर्च प्लान? नाउ इनमें से कौन सा सही रिसर्च प्लान का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है? अ गुड रिसर्च डिजाइन गिव्स मिनिमम एक्सपेरिमेंटल एरर. A good research design should be flexible, efficient and appropriate. A good research design should be economical. All of the above. जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था अबाउट दिस कि अच्छा रिसर्च डिजाइन ऐसा होता है कि जो हमें कम से कम एक्सपेरिमेंटल एरर देता है, यानी कि इसकी वजह से हमें रिसर्च के रिजल्ट्स एक्यूरेट एंड रिलायबल मिलते हैं. सो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है गुड रिसर्च प्लान का. देन जो अच्छा रिसर्च डिज़ाइन होता है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबल यानी कि इसमें हम काफ़ी सारे रिसर्च मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विश. ओके, एज वेल ये एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि जो फंक्शन इसमें होता है वो फंक्शन वो अच्छी तरीके से करता है या नहीं करता है, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड रिसर्च प्लान. ये इकोनॉमिकल होना चाहिए. इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं एंड बहुत कम कॉस्टली भी नहीं. देखो, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि ये एक रिसर्च डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, ये इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, जिसकी मदद से हम अच्छे से रिसर्च भी कर सकते हैं एंड एज वेल जिससे हमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी. ओके, दैट्स वाई ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है, ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्लान. ओके, प्री टेस्टिंग हेल्प्स इन. नाउ प्री टेस्टिंग हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प करती है? Formulation of schedules and questionnaires, improvement of schedules and questionnaires, revealing the strength and weakness of schedules and questionnaires, all of the above. So students, हमने इसी सेशन में देखा था कि प्री टेस्टिंग हम करते हैं ताकि हम schedules and questionnaires जो होते हैं उनको टेस्ट कर सके बिफोर यूजिंग देम इन स्टडी. सो क्वेश्चनियर्स में बेसिकली हम रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनको क्वेश्चंस पूछते हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड रिस्पोंडेंट्स हमें आंसर्स प्रोवाइड करते हैं. स्केड्यूल्स में भी यही होता है, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिसर्चर जो होता है वो खुद ही रिस्पोंडेंट्स के जो आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चनियर्स में फिलअप करते हैं. ओके, मतलब रिस्पोंडेंट्स आंसर्स देते हैं बट इंस्टेड ऑफ रिस्पोंडेंट्स क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली एग्जामिनर और रिसर्चर खुद ही वो फिलअप करता है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स. ओके, सो प्री टेस्टिंग हमें हेल्प करता है ताकि हम काफ़ी अच्छे स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स को बना सके बिफोर यूजिंग देम इन द स्टडी. सो ये एक उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. एज वेल स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर कुछ उसमें कोई भी एरर्स है देन वो हम देख के उसे इम्प्रूव कर सकते हैं बिफोर यूजिंग देम इन स्टडी. एज वेल उनमें कौन सी स्ट्रेंथ्स है, कौन से वीकनेसेस है, उसको भी हम रिवील कर सकते हैं ताकि हम जान सके कि हम क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं बिफोर यूजिंग देम इन स्टडी. सो इन सारी चीज़ों के लिए प्री टेस्टिंग हमें हेल्प करता है. सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके